हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज के तहत 1 से 15 जुलाई के बीच की करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। इसके तहत 1 से 15 जुलाई के अंतर्गत घटित होने वाले विभिन्न राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार की करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, आप लोग इसे जरूर देखें। इसके पूर्व में हमने एडुटेरिया करंट अफेयर के हर एक सीरीज को डिस्कस किया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया करंट अफेयर का, वहां से आप प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं। तो आइए 1 से 15 जुलाई की करंट अफेयर का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है, जून 2024 में डीआरडीओ के द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया है। तो अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी दी गई है। यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन 1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी प्रदान की गई है। अगर वर्ल्ड बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष भारतीय मूल के व्यक्ति हैं अजय बंगा। इसके अध्यक्ष महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस एजेंसी, किस संस्थान के द्वारा, किस बैंक के द्वारा भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन के अनुदान को मंजूरी प्रदान की गई है? तो आप क्या बताएंगे? वर्ल्ड बैंक। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत 21 वर्ष की आयु से अधिक की विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता तथा निराश्रित महिलाओं को 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को, लड़कियों को प्रति माह 1500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जुलाई 2024 में 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की मेजबानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है और इसका आयोजन 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक हाल ही में संपन्न हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहां पर की गई? नई दिल्ली में। और इसके तहत भारत में 43वें विश्व धरोहर की घोषणा की गई। मोइदम कहां पर है? असम में। ठीक है, असम। तो आप लोग याद रखेंगे। अगला है, नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। संपूर्णता अभियान नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? नीति आयोग के द्वारा की गई है। यह 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाला 3 महीने का एक अभियान है। 112 आकांक्षी जिलों तथा 500 आकांक्षी ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करके इसे शुरू किया गया है। देखिए, जो संपूर्णता अभियान है नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई है और इसका मुख्य जो टारगेट है वह 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो 112 आकांक्षी जिले हैं और 500 आकांक्षी ब्लॉक हैं, इनको मिलाकर 12 प्रमुख इंडिकेटर चिन्हित किया गया है। उन इंडिकेटर पर काम करना है संपूर्णता अभियान के तहत। तो आप लोग याद रखेंगे, संपूर्णता अभियान नीति आयोग कब से कब तक चलेगा? तो 4 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। यह 3 महीने का अभियान है। हाल ही में आरबीआई घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है। देखिए, प्रोजेक्ट नेक्सस में हाल ही में आरबीआई शामिल हुआ है। क्या इसका टारगेट है? तो घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए यह एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है और हाल ही में इस अंतर्राष्ट्रीय पहल में प्रोजेक्ट नेक्सस जो कि है उसमें आरबीआई शामिल हुआ है। जुलाई 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में
41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो अपनी तरह का दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। तो आप लोग याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में 41,000 वर्ष पुराना शुतुरमुर्ग का एक घोंसला प्राप्त हुआ है, जो दुनिया का सबसे पुराना घोंसला है। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। देखिए, कई प्रकार की कंपनियां होती हैं, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ठीक है। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भारत अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। यानी कि अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। और इसी अवसर पर आप देखेंगे तो भारत के द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो भारत के द्वारा वन्य जीवों की सूची जारी की गई है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां जो हैं वह सूचीबद्ध हैं। इस पहल की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के 109वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। 1,04,561 प्रजातियां भारत में सूचीबद्ध है। अगला है, जुलाई 2024 में नई दिल्ली भारत में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। यानी कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहां पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। वर्तमान समय में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडिया आईटी मिनिस्टर को देखें तो वे अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ये अश्विनी वैष्णव हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री व तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। झारखंड के कायमे मुख्यमंत्री बने तो 13वें मुख्यमंत्री बने, और ये हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के। अगला है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? महाराष्ट्र के नासिक जिले में। एसबीआई के नए चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बनाए जाएंगे। ठीक है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन होंगे? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। आप लोग याद रखेंगे, एसबीआई के नए चेयरमैन श्रीनिवासलू शेट्टी। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत नई दिल्ली शहर में फ्रांस की सहायता से बनाया जा रहा है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है उसका नाम दिया गया है युगे युगीन भारत। यह संग्रहालय का नाम है युगे युगीन भारत, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। इसकी स्थापना नई दिल्ली में फ्रांस की सहायता से की जा रही है। 28 जून 2024 को आशा भोसले की जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का विमोचन मुंबई में किया गया है। तो स्वर स्वामिनी आशा जो है वह आशा भोसले की जीवनी है, जिसका विमोचन 28 जून 2024 को मुंबई में किया गया है। साइमन मार्क को भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? साइमन मार्क को। ठीक है, भारत के पहले यूनिवर्सल एआई विश्वविद्यालय का कुलपति साइमन मार्क को। हाल ही में पेटीएम के द्वारा हेल्थ साथी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। हेल्थ साथी प्रोग्राम पेटीएम। गुजरात सीएमओ को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। यानी कि हाल ही में किस राज्य की सीएमओ को आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो क्या बताएंगे? गुजरात। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये जो सांझी क्राफ्ट है इसका संबंध मथुरा से है। तो उत्तर प्रदेश के सांझी क्राफ्ट जिसका संबंध मथुरा से है, इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने
11-12 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया है। ठीक है, यानी कि 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक कहां पर आयोजित की गई? रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया? भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया। और 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 11 से 12 जुलाई के बीच में किया गया है। इसका अगर थीम देखा जाए, विषय देखा जाए, तो समान वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने में संसदों की भूमिका, पार्लियामेंट की भूमिका। अगर ब्रिक्स के प्रारंभिक मेंबर देखा जाए तो जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो ब्रिक्स में 4 कंट्री थे, BRIC, B फॉर ब्राजील, I फॉर रशिया, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना। इसमें 2010 में 5वें सदस्य के रूप में दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। ठीक है, और वर्तमान समय में 5 नए मेंबर और जुट गए हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर हैं। ठीक है, तो 5 मेंबर हो गया, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, 5 मेंबर हो गए। इसके अलावा 5 मेंबर देखें तो इजिप्ट यानी कि मिस्र, ईरान, इथियोपिया, UAE एंड सऊदी अरब। ठीक है, तो ये 5 नए मेंबर हैं ब्रिक्स के और 5 पहले से मेंबर थे ब्रिक्स के, तो टोटल मेंबर हो गए ब्रिक्स में 10। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो के द्वारा झारखंड की अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। अगर राष्ट्रीय बाल श्रम अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में चर्चा की जाए तो इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। तो हाल ही में याद रखेंगे, प्रियांक कानूनगो के द्वारा झारखंड की अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है। किस राज्य की? तो झारखंड की अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त कर दिया गया है। जुलाई 2024 में बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल फ्रीडम 125 लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल का क्या नाम है? तो फ्रीडम 125 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा। यह वाहन यानी कि फ्रीडम 125 पेट्रोल तथा CNG दोनों पर चल सकता है। तो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे, दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल का क्या नाम है? तो दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल का नाम है फ्रीडम 125। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में 100 भारतीय शहरों के रूपांतरण के लिए किया गया था। यानी कि स्मार्ट सिटीज मिशन की जो समय सीमा है उसे बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से किया गया था और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष इसमें नए नए शहरों को ऐड किया जा रहा है। और अब स्मार्ट सिटीज मिशन की जो समय अवधि है 31 मार्च 2025 तक बढ़ाकर कर दिया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वह स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से नागरिकों को समुचित गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए शहरों को आवश्यक बुनियादी ढांचा तथा स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण प्रदान किया जा सके। देखिए, इसका जो उद्देश्य है स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे शहरों का निर्माण किया जाए जहां लोगों को रहने के लिए गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके, स्वच्छ वातावरण प्रोवाइड किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सारी विशेषताएं हैं वे सभी उन शहरों में उपलब्ध हो सके। तो भारत सरकार की हालांकि यह महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन ज़्यादा कारगर अभी तक इसके रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं। हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 4 दिवसीय प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। यह जो सम्मेलन है प्लास्टिक रिसाइक्लिंग और स्थिरता पर जो वैश्विक सम्मेलन है वह अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ और केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स निर्माता एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में।
जुलाई 2024 में न्यूज चैनल इंडिया टीवी के अध्यक्ष तथा प्रधान संपादक रजत शर्मा को न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो रजत शर्मा इंडिया टीवी के प्रधान संपादक हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश की बॉर्डर जिन देश और राज्यों के साथ लगता है, जैसे कि नेपाल के साथ बॉर्डर लग रहा हो या फिर जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा। इसके तहत 35 वन विभागों का चयन किया गया है और मित्र वन के तहत वहां पर वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ की जाएगी। जुलाई 2024 में DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोरावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया है। तो प्रश्न एक तो यही है महत्वपूर्ण कि जोरावर क्या है, चर्चा में रहा जोरावर क्या है। तो जोरावर एक लाइट टैंक है, किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। जोरावर टैंक को विशेषता हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। यानी कि जोरावर जो कि एक लाइट टैंक है, इसे 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। अगर DRDO के बारे में देखा जाए तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान समय में DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत हैं। विश्व धरोहर समिति की बैठक के आगामी 46वें सत्र के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली को भव्य बनाने के लिए परी की शुरुआत की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, परी की शुरुआत की गई है। परी की शुरुआत का तात्पर्य है कि चूंकि विश्व धरोहर समिति की 46वें सत्र की बैठक कहाँ पे? नई दिल्ली में हो रहा है। तो नई दिल्ली को सांस्कृतिक तरीके से जो भी भारत की सांस्कृतिक विशेषता रहा है तो उन सभी को वहाँ पर नई दिल्ली की सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि जो गेस्ट आ रहे हैं वो उनसे प्रभावित हो सके। तो इसके लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा परी लॉन्च किया गया। परी का फुल फॉर्म है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासतों को कला रूपों में चित्रित करके दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, ताकि जो यहाँ पर विश्व धरोहर समिति में शामिल होने के लिए जो चीफ गेस्ट और जो भी कंट्री आ रहे हैं वे हमसे प्रभावित हो सके। ध्यातव्य है कि भारत 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा और इसका आयोजन किया जा चुका है। अभी हमने ऊपर भी बताया था कि 46वें सत्र विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 के मध्य नई दिल्ली में हुआ और इसी के लिए परी को लॉन्च किया गया था संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसके तहत अब देखेंगे तो भारत में एक नए धरोहर को शामिल किया गया, मोइदम बेसिकली असम में स्थित है। जो अहोम गणराज्य के जो शासक थे उनका कब्रगाह है जिसे मोइदम के नाम से जाना जाता है। जुलाई 2024 में पूरी उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के विशाल तथा भव्य आयोजन की शुरुआत की गई। तो महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत कहां पर की गई? पूरी उड़ीसा में। हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलियन वायुसेना के द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैंक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची है। यानी कि पिच ब्लैंक क्या है? सवाल पूछा जा सकता है। पिच ब्लैंक किन देशों के बीच होता है? तो यह एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है और इस बार इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एयरबेस पर हाल ही में भारतीय वायुसेना वहां पर पहुंची है। इसका आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में किया जाएगा। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि अब प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। यह क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था, जिसमें कथित तौर पर संवैधानिक प्रावधानों का दमन किया गया था।
तो उन्हीं आपातकाल को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो और छात्रों को हम आपातकाल के बारे में जागरूक कर सके, तो इस उद्देश्य से केंद्र सरकार के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 इमरजेंसी से संबंधित हैं। हाल ही में मर्सर के द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में मुंबई को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है और यह भारत का सबसे महंगा शहर बना है। देखिए, आप लोग एक बात स्मरण रखेंगे कि हाल ही में मर्सर के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें अगर दुनिया के सबसे महंगे शहर की लिस्ट देखा जाए तो दुनिया के सबसे महंगे शहर में नंबर 1 पे है हांगकांग, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर और तीसरे नंबर पे है ज्यूरिख। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे शहर हैं, हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख। अगर भारत का सबसे महंगा शहर देखा जाए तो भारत में सबसे महंगा शहर है मुंबई। भारत में सबसे महंगा शहर यानी कि भारत में नंबर 1 पर आएगा मुंबई, लेकिन विश्व में यह इसका नंबर 136वां है। भारत का दूसरा सबसे महंगा शहर है नई दिल्ली और इसका विश्व में रैंक अगर देखा जाए तो 165वां स्थान है। ठीक है, इसमें टोटल 226 शहर शामिल हैं। उनमें से मुंबई भारत का सबसे ज़्यादा महंगा शहर है, जिसे वैश्विक स्तर पर 136वां स्थान प्राप्त है। यह रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स सिटी रैंकिंग 2024 मर्सर के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में तेलंगाना में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि जिस प्रकार न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर है, उसी के तर्ज पर तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाए जाने की घोषणा की गई है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 यानी कि नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया है। इसके तहत एसडीजी इंडिया इंडेक्स के तहत अगर देखा जाए तो भारत का समग्र स्कोर जो है वह 71 है। इसमें टॉप रैंक अगर देखा जाए एसडीजी इंडिया इंडेक्स में तो पहला नंबर पर है केरल 79 अंक के साथ और उत्तराखंड को भी 79 अंक मिले हैं। अगर बॉटम सबसे नीचे स्थान पर देखा जाए तो सबसे निचले स्थान पर बिहार है और बिहार को 57 अंकों की प्राप्ति हुई है। भारत को कुल 71 अंक प्राप्त हुए हैं। हाल ही में पंजाब का फाजिल्का जिला छात्रों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला बना है। यानी कि बैग फ्री डे की घोषणा करने वाला, बैग फ्री डे को लागू करने वाला, बैग फ्री डे की शुरुआत करने वाला पंजाब का पहला जिला कौन बना है? पंजाब का फाजिल्का जिला। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। यानी कि सबसे ज़्यादा एक दिन में सबसे ज़्यादा 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड हाल ही में कहाँ दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ एक्स पर, जो कि ट्विटर, इसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अब ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर वाले पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। ठीक है, हाल ही में एडीबी के द्वारा गुजरात के सुरेंद्र नगर में 400 मेगावाट का सौर प्लांट लगाया गया है। हाल ही में आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक मनोज यादव के द्वारा संज्ञान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। संज्ञान मोबाइल ऐप जो है वह बेसिकली 1 जुलाई से जो भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संज्ञान मोबाइल ऐप रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के द्वारा जारी की गई है। तो संज्ञान याद रखेंगे, संज्ञान मोबाइल ऐप किसके द्वारा जारी की गई है? आरपीएफ के द्वारा। हाल ही में असम की पहली गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, गवाह सुरक्षा योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया? असम ने प्रारंभ किया है। गौरतलब है कि केंद्र की गवाह सुरक्षा योजना 2018 को लागू करने वाला उड़ीसा पहला राज्य बना है। अगला है जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों को पुरस्कृत करने की उत्कृष्ट पहल निर्माण पोर्टल को शुभारंभ किया गया है। निर्माण पोर्टल बहुत महत्वपूर्ण है। निर्माण पोर्टल को केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा के जो मुख्य परीक्षा मेंस के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि जिन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए निर्मल पोर्टल प्रारंभ किया गया है। यह कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपनी गतिविधियों के संचालन वाले जिलों के मेधावी युवाओं के लिए शुरू की गई एक CSR योजना है। ठीक है, एक
CSR योजना है, जिसमें CSR का पूरा नाम होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिसमें UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले युवाओं को 1 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण पहल है, निर्माण पहल, जो UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई करते हैं और बेसिकली इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और थर्ड जेंडर को शामिल किया गया है, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो निर्माण पोर्टल प्रारंभ किया है, जो UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें SC, ST, महिला और थर्ड जेंडर को शामिल किया गया है केंद्रीय खान मंत्रालय के द्वारा। जुलाई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। जुलाई 2024 में 3 से 16 जुलाई के मध्य भारत तथा मंगोलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण है, नोमैडिक एलिफेंटा किन दो देशों के बीच, भारत और मंगोलिया के बीच। इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? उमरोई मेघालय में इसका हाल ही में आयोजन किया गया है। जुलाई 2024 में मेघालय में बेहदीन खलम महोत्सव का आयोजन किया गया है। बेहदीन खलम महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो मेघालय में किया गया है। यह महोत्सव मानसून में फसलों की बुआई के बाद मनाया जाता है। तो बेहदीन खलम महोत्सव मेघालय में। हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा 21 से 50 वर्ष के आयु की गरीब तथा जरूरतमंद महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। देखिए, अभी हमने इसी के तर्ज पर डिस्कस किया था महाराष्ट्र के लिए कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई है। उसके तहत 21 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह सहायता वित्तीय राशि प्रोवाइड की जाएगी। और झारखंड सरकार के द्वारा 21 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के लिए प्रति महीने 1000 रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय करंट अफेयर फिनिश हुआ। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल करंट अफेयर को प्रारंभ कर रहे हैं। जुलाई 2024 उत्तर कोरिया ने हवासांगपो 11-4.5 नामक एक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। आप लोग याद रखेंगे, हवासांगपो 11-4.5 नामक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया है। जुलाई 2024 में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्वविदों को दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है। सुलावेसी द्वीप कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, और यहीं पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफाओं की खोज की गई है। इस गुफा जिस गुफे की खोज की गई है, उस गुफे की छत पर दुनिया की सबसे प्राचीन 51,200 वर्ष पुरानी कलाकृति यहाँ पर मिली है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर का पहला सम्मेलन कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सॉफिरो फॉरेक्स कार्ड ICICI ने लॉन्च किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए प्रीपेड सॉफिरो फॉरेक्स कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ICICI के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ पर की गई है? दुबई में। आप लोग याद रखेंगे, भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत दुबई में की गई है। पैराग्वे ISA में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। यानी कि ISA में अब टोटल मेंबर हो गए हैं 100, और 100वां सदस्य देश कौन बना है? पैराग्वे। ISA इसका मुख्यालय देखा जाए तो गुरुग्राम में है, और इसके अध्यक्ष वर्तमान समय में डॉक्टर अजय माथुर हैं। UN में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने $11,69,746 प्रदान किए हैं। ठीक है, UN में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत के द्वारा $11,69,746 प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में UNO में हिंदी @UN परियोजना की शुरुआत 2018 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी परियोजना के तहत भारत सरकार के द्वारा $11,69,746 प्रदान किया गया है। यूरोपीय संघ की मास्टर्स के लिए प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति 146 भारतीयों को प्रदान की गई है, जो कि सर्वाधिक है।
भारतीय मूल के अमेरिकी अश्विन रामास्वामी पहले जेन जेड उम्मीदवार के रूप में जॉर्जिया के जिला 48 में राज्य सीनेट के लिए दौड़ में हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे अश्विन रामास्वामी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और पहले जेन जेड उम्मीदवार के रूप में जॉर्जिया के जिला 48 में राज्य सीनेट के लिए दौड़ में इनको शामिल किया गया है। ये एक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैं। जुलाई 2024 में मोरक्को की हिजाब पहनने वाली एआई जेनरेटेड मॉडल केंजा लेइली दुनिया की प्रथम मिस एआई बन गई है। तो आप लोग याद रखेंगे दुनिया की पहली मिस एआई काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एआई का रोल किस प्रकार से लाइफ में बढ़ता चला जा रहा है कि अब दुनिया की पहली मिस एआई बन गई है। कौन? यह मोरक्को की है हिजाब पहनने वाली एआई जेनरेटेड मॉडल केंजा लेइली। तो दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी? केंजा लेइली मोरक्को की रहने वाली है। इसी प्रतियोगिता में भारत की एआई मॉडल जारा सतावरी ने भी हिस्सा लिया था। अगला है हाल ही में चीन के फ्यूडान यूनिवर्सिटी के द्वारा निर्मित दुनिया का पहला भावनात्मक रोबोट ग्वांगुआ नंबर 1 पेश किया गया है। तो दुनिया का पहला भावनात्मक एयरपोर्ट का क्या नाम है? दुनिया का पहला भावनात्मक रोबोट का क्या नाम है? ग्वांगुआ नंबर 1। किसके द्वारा इसे पेश किया गया है? तो चाइना के फ्यूडान यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। 15 जुलाई 2024 को केपी शर्मा ओली को चौथी बार नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पंडोल के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यानी कि नेपाल के चौथे बार प्रधानमंत्री कौन बने? 4th टाइम्स पीएम बने हैं। कौन? केपी शर्मा ओली। नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान समय में कौन है? रामचंद्र पैडोल। तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पैडोल और नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो एरियन 6 रॉकेट को कहां से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है ईएसए के द्वारा। यानी कि ईएसए का पूरा नाम है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। एरियन 6 जो है वह यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला का एक नवीनतम रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट से और सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। जुलाई 2024 में बुर्किना फासो की जुंटा सरकार के द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। बुर्किना फासो के अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखा जाए तो बुर्किना फासो एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जहां वर्तमान समय में सैन्य शासन है और वहीं सैन्य सरकार के द्वारा जुंटा सरकार के द्वारा समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए मसौदा कानून को अपनाया गया है। हाल ही में अमेरिका का पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि जिस समय डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चलाई गई थी वे उस समय अमेरिका के किस राज्य में रैली को संबोधित कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे? तो अमेरिका का पेंसिल्वेनिया राज्य है। जुलाई 2024 में बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित यूरो 2024 के फाइनल में स्पेन इंग्लैंड को हराकर 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि स्पेन जो है, स्पेन विजेता रहा है यूरो कप का और उप विजेता कौन रहा है? ब्रिटेन। स्पेन 4 बार यूरो कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में। हाल ही में पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचीख का संबंध यूक्रेन से है। तो आप लोग याद रखेंगे पेरिस डायमंड लीग में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की छलांग लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचीख का संबंध किस देश से है? तो यूक्रेन से है। अगला है हाल ही में WIPO का मतलब हो गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जेनरेटिव एआई नवाचारों में चाइना शीर्ष स्थान पर है, चाइना नंबर 1 पर है। अगर शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की सूची देखा जाए तो चाइना नंबर 1 पे है, अमेरिका दूसरे नंबर पे है, फिर कोरिया गणराज्य तीसरे नंबर पे है। भारत इसमें 5वें स्थान पर भारत आता है। हाल ही में डेनमार्क वर्ष 2023 से गायों, भेड़ों और सुअरों के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर
पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि गायों, भैंसों और सूअरों के द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस पर पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो डेनमार्क बना। कब से टैक्स लगाएगा? 2030 से। जुलाई 2024 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा विश्व के 173 देशों के लिए ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इंडेक्स आप लोग याद रखेंगे, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी की गई? EIU के द्वारा। पूरा नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता शहर ऑस्ट्रिया का वियना है। टोटल 173 देश को इसमें शामिल किया गया है और शीर्ष में देखा जाए तो कोपेनहेगन, टॉप 3 में वियना, कोपेनहेगन और ज्यूरिख आता है। इसमें सबसे लास्ट रैंक पर जो है वह सीरिया है, दमिश्क। सीरिया का दमिश्क जो है इस सूची में सबसे नीचे है। अगर भारत में देखा जाए तो भारत में मुंबई और दिल्ली दोनों संयुक्त रूप से 141वें स्थान पर काबिज हैं। जुलाई 2024 में अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो रिम पैक का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? अमेरिका में किया गया। और जो रिम पैक है वह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। रिम पैक 2024 का विषय है भागीदार, एकीकृत और तैयार, पार्टनर्स, इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। हाल ही में शोधकर्ताओं को मिनामी तोरिसीमा द्वीप के समुद्र तल पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों का भंडार मिला है। चर्चा में रहा यह द्वीप मार्कस द्वीप, जहां पर यह खोज की गई है, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक पृथक जापानी प्रवाल द्वीप है। तो आप लोग याद रखेंगे मार्कस द्वीप, मिनामी तोरिसीमा द्वीप। हाल ही में डिक सूफ को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? डिक सूफ निदरलैंड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। 1 से 15 जुलाई के मध्य थाईलैंड के टाक प्रांत में भारत थाईलैंड संयुक्त अभ्यास मैत्री 2024 का आयोजन किया गया। तो अभ्यास मैत्री का आयोजन कहां पर किया गया है? थाईलैंड में किया गया है। किनके बीच अभ्यास मैत्री होता है? तो भारत और थाईलैंड के बीच। हाल ही में जापान के द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ALOS दैची 4 को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। जुलाई 2024 में यूनेस्को के द्वारा गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल का अनावरण किया गया है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बीइंग पहल का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा किया गया है। अगर यूनेस्को के बारे में सामान्य जानकारी देखा जाए तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। हाल ही में जापान के द्वारा जाली नोट की समस्या से निपटने के लिए 3D होलोग्राम तकनीक से युक्त नए बैंक नोट जारी किए गए हैं। जुलाई 2024 में SCO राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक अस्ताना, कजाकिस्तान में आयोजित की गई है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा किया गया है। बेलारूस को SCO के 10वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण संगठन में नए मेंबर हाल ही में बने हैं, उसे आपको याद रखना है। जैसे SCO में यहाँ दिया हुआ है, SCO का 10th मेंबर, 10वां मेंबर कौन है? बेलारूस, ठीक है। अभी हमने ऊपर ब्रिक्स का डिस्कस किया। ब्रिक्स में भी टोटल कितने देश बन गए हैं? 10 सदस्य देश बन गए हैं। 5 नए न्यू मेंबर जो हैं उसे आप लोग याद रखेंगे। अभी हमने ऊपर इसे डिस्कस किया था। इसके बाद देखेंगे हाल ही में आसियान में भी एक नए सदस्य 11वां सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर को शामिल किया गया है। पूर्वी तिमोर, ठीक है। तो कोई भी संगठन में जो नए मेंबर जुड़ जाते हैं उसे आप लोग जरूर याद रखें। तो इंटरनेशनल करेंट अफेयर यहाँ पे फिनिश हुआ। अब आइए बिहार राज्य विशेष, यानी कि 1 से 15 जुलाई के बीच बिहार राज्य से संबंधित कौन सा करेंट अफेयर डिस्कस करने लायक है और महत्वपूर्ण है।
हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण कानून में संशोधन करने संबंधी पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2023 को जारी जाति आधारित जनगणना के बाद सरकार के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले तथा सरकारी नौकरियों के लिए दलित, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था और पटना हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण की इस सीमा को रद्द कर दिया गया था। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा चुनौती दी गई और बिहार सरकार के द्वारा कहा गया कि आप इस पे स्टे लगा दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया और सितंबर में इसकी अगली सुनवाई है। अगला है जुलाई 2024 में इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF के द्वारा देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें JNU को 2024 में देश का सर्वोत्तम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो बिहार के समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा 981.96 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF के द्वारा जारी की गई शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में टॉप 10 में बिहार का एक विश्वविद्यालय शामिल है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर का है। यह 7वें स्थान पर काबिज है। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद इसके तहत बिहार में पहली प्राथमिकी बाइक चोरी मामले में गया जिला स्थित राजकीय रेल पुलिस थाने में दर्ज की गई है। यानी कि 3 नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी कहां दर्ज की गई? बिहार के गया जिला में। हाल ही में बिहार के बांका की मूल निवासी मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा बनी है। देखिए, जो हाल ही में बिहार दारोगा का रिजल्ट आया है उसमें मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा बनी है। इनके साथ साथ 2 अन्य ट्रांस मैन दारोगा भी बने हैं, ट्रांसमैन दारोगा भी बने हैं। ठीक है, तो ट्रांस वुमेन दारोगा मानवी मधु कश्यप बनी है। यह बिहार के साथ साथ देश की पहली ट्रांस वुमेन दारोगा है। ठीक है, मानवी मधु कश्यप के साथ 2 अन्य ट्रांस मैन का भी चयन हुआ है। 3 जुलाई 2024 को लखीसराय जिले का 30वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जुलाई 1994 को मुंगेर जिले से अलग होकर लखीसराय बिहार के नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा इमरजेंसी कॉल हैंडलिंग के मामले में बिहार में देश भर में दूसरे नंबर पे आता है, देश भर में सेकंड स्थान पे है। जुलाई 2024 में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जुलाई 2024 में ब्रिटेन में आयोजित चुनाव में भारतीय मूल के कनिष्क नारायण लेबर पार्टी की ओर से सांसद बन गए हैं। कनिष्क नारायण का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने कीर स्टारमर के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी और इस बार भारतीय मूल के देखेंगे आपके बिहार के रहने वाले कनिष्क नारायण ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और लेबर पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता है। 12 जुलाई 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी की गई है। उसमें बिहार को 57 अंक मिला है और यह देश में सबसे निचले स्थान पर है। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसमें बताया था केरल को 79 अंक प्राप्त हुए हैं और केरल के साथ साथ संभवतः उत्तराखंड भी इसमें 79 अंक के साथ नंबर 1 पे है। अगला है, हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले से संबंध रखने वाली अनीमा कुमारी ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित वर्ल्ड डेफ चेस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक हासिल किया है। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार राज्य का 1 से 15 जुलाई के बीच का करंट अफेयर हमने डिस्कस किया है। इसके पूर्व में एडुटेरिया करंट अफेयर सीरीज जो 70वीं बीपीएससी के लिए लॉन्च किया गया है, उन सभी का एक एक सीरीज हमने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। यूट्यूब चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया करंट अफेयर का, आप वहां पे जाइए। अगर प्रीवियस वीडियोज आपने नहीं देखा है तो वहां से प्रीवियस वीडियोज को देखिए, बार बार रिविजन कीजिए। यह जो सीरीज है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को जरूर ज्वाइन कर ले, जहां पर बीपीएससी की तैयारी से संबंधित गाइडलाइन और मटेरियल निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।